गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी को सादर नमस्कार। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो 12वीं का एग्ज़ामिनेशन लिया जा रहा है वो 27 मार्च को कंप्लीट हो रहा है, जिसमें बायोलॉजी, मैथ्स, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट सम्मिलित हैं। इसी कड़ी में हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 30 तारीख को BKCI के द्वारा क्रैश कोर्स। कहीं ना कहीं प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 12वीं का एग्जामिनेशन है ये आपके लाइफ को डिसाइड करने वाला है। तो इसी कड़ी में हम लोग लेकर के आए हैं 30 तारीख को भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 30 मार्च से, जिसमें आप लोगों को सारे कोर्सेज के बारे में स्टडी करवाया जाएगा, PAT साथ ही साथ CVT के द्वारा। ये जो 12वीं का आपका एग्जामिनेशन है 27 मार्च को कंप्लीट हो रहा है। मैं इसी कड़ी में मैं सुनील जायसवाल, फैकल्टी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्वेश्चन सीरीज जो 19 मार्च शाम के 7 बजे से लाइव हूं। ऐसे ही आपके साथ 19 मार्च से टिल PAT CVT के एग्जामिनेशन तक भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलग अलग फैकल्टी आपके साथ रूबरू होंगे और अपने द्वारा जो ब्रह्मास्त्र बना करके रखे हुए हैं, क्वेश्चन सीरीज निकाल करके रखे हुए हैं, वो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो इस कड़ी में आप इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे। आपके स्कूल के जितने सारे ग्रुप होंगे और साथ ही साथ आपके आसपास में जितने भी ग्रुप होंगे वो सारे में शेयर कर दो, दबा के शेयर करोगे और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कमेंट भी करेंगे ताकि आप लोगों की मेरे को जानकारी यहां पर मिलता रहे। तो महाकाल की कृपा से आज हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चन सीरीज में मैं आप लोगों के लिए आज बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आया हुआ हूं। तो लो आज शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जैसे आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? हरित क्रांति के बारे में आपको पूछा जा रहा है। यहां पर आपको 4 अलग अलग आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इन सारे ऑप्शंस के बारे में भी आपको बता रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं बताना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन सीरीज है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। PAT के लिए, CUET के लिए, साथ ही साथ RAEO, RHEO के लिए। तो यहां पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बात नहीं करेंगे, क्वेश्चंस के ऑप्शन के बारे में भी बात करेंगे। ये ऑप्शन कहां-कहां से बने हैं और कहां-कहां के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन आपको 100% आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से जुड़े रहिए। इस क्वेश्चंस के बारे में आपको मैं सारा जानकारी दे रहा हूं जो आप जानकारी चाह रहे हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि यहां पर क्या कहा जा रहा है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? तो यहां पर हम लोगों को पहला नंबर के ऑप्शन पर दिखाई दे रहा है, इसका सही आंसर डॉक्टर NE बोरलॉग। ये डॉक्टर NE बोरलॉग साहब को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहते हैं। अगर मैं दूसरे नंबर के ऑप्शन के बारे में बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हमको दिखाई दे रहा है डॉक्टर KL चड्डा। तो अगर आपसे पूछा जाए द फादर ऑफ पोमोलॉजी, क्या पूछा जाए? फादर ऑफ पोमोलॉजी पूछा जाए, तो ये डॉक्टर KL चड्डा क्या है? फादर ऑफ पोमोलॉजी। फादर ऑफ क्या है? पोमोलॉजी। ये पोमोलॉजी को हम लोग फल उत्पादन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर पूछा जाए आपके हरित क्रांति के जनक के बारे में तो डॉक्टर NE बोरलॉग, अगर आपको पूछा जाए पोमोलॉजी के फादर के बारे में तो डॉक्टर KL चड्डा। तीसरे नंबर के ऑप्शन में जैसे आपको दिखाई दे रहा है YL पिंग दिखाई दे रहा है, वोलोंग लॉन्ग पिंग दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। क्या कहते हैं? फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। अगर हम लोग संकर धान के जनक के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? संकर धान के जनक के बारे में बात करेंगे, तो कौन कहलाएगा? यांगलोंग पिंग कहलाएगा। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल गए। चौथे नंबर के क्वेश्चन में मैं चौथे नंबर के ऑप्शन में आप लोगों के लिए राज की बात छुपा करके रखा हूं। ये जो क्वेश्चंस है पिछले 3 साल से आपके BHU के एग्जामिनेशंस में देखने के लिए मिल रहा है कि हमारे पास ये जो GH खुद साहब है, ये किसके कॉन्सेप्ट को दिया था? तो GH खुद साहब ने कॉन्सेप्ट को दिया था किसके बारे में? सुपर धान के कॉन्सेप्ट दिया है। किसका कॉन्सेप्ट दिया है? सुपर
राइस, द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर राइस इज गिवन बाय डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश। तो GH खुश के द्वारा क्या कॉन्सेप्ट दिया गया था? सुपर धान के बारे में। तो यहां से मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चन में 4 आप लोग, एक क्वेश्चन में 4 आप लोगों को आंसर छुपा करके लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन के संबंधित और कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहां पर और लोग, अब मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ, तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुआ है 1967 से 1966 से 1967 में हुआ है। यहां पर देखेंगे कब हुआ है, 1966 से 1967 में हुआ है। तो ये 5वां नंबर का आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति की जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी है। कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी है। तो यहां पर आप लोगों को मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के 2 फादर बता दिया। एक फादर बताया आपको डॉक्टर NE बोरलॉग, दूसरा फादर क्या बताया? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति का जनक कौन है, तो डॉक्टर NE बोरलॉग होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो कौन होगा? डॉक्टर MS स्वामीनाथन होगा। तो ये आपके लिए 6 क्वेश्चन हो गया। 7वां नंबर के क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूंगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुआ है, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ है कहां से? पंजाब एवं हरियाणा में। कहां पर हुआ है? पंजाब और हरियाणा में हुआ है। तो ये 7वें नंबर के आपके क्वेश्चंस देखने के मिले। 8वें नंबर के क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा अगर मैं, तो और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो किससे संबंधित है? गेहूं से संबंधित है। किससे संबंधित है? गेहूं से संबंधित है। साथ ही साथ धान के उत्पादन से संबंधित है। सबसे ज्यादा जो हमारे अनाज के उत्पादन में अमूलचूल परिवर्तन आए, उसी को हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट कहां पर देखा गया? सबसे ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट देखा गया कहां पर? गेहूं में देखा गया पहला नंबर पर। दूसरा नंबर पर कहां पर देखा गया है? धान में ग्रीन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट देखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से समझिएगा और दबा के शेयर करिएगा ताकि ये लिंक पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे मध्य भारत में फैल जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो आपको PAT के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं यहां पर दे पाऊंगा। साथ ही साथ आपको मैं यहां पर विभिन्न क्वेश्चंस के बारे में, ब्रह्मास्त्र के बारे में बताऊंगा, जहां से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बात मैं आपको बता देता हूं, यही ही क्वेश्चंस आने वाला है। मैं ये इतना श्योर हूं कि 100% यही क्वेश्चंस ही आएगा। तो आप इस क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक समझेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और दबा के शेयर करेंगे। अगर मैं इसके दूसरे क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा, दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, ब्रह्मास्त्र का दूसरा क्वेश्चन मैं निकालता हूं यहां आपके लिए। तो दूसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गेहूं की उत्पत्ति स्थान क्या है? गेहूं की उत्पत्ति स्थल क्या है? द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ व्हीट, द सेंटर ओरिजिन ऑफ व्हीट। तो गेहूं का उत्पत्ति स्थान कहां है? तो गेहूं की उत्पत्ति स्थान के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। दबा के कमेंट करिएगा, दबा के मेरे को कमेंट में बताओ ताकि मेरे को भी समझ में आए कि बच्चे कितने स्टडी कर रहे हैं। तो दबा के शेयर करो, दबा के कमेंट करो कि सेंटर ऑफ ओरिजिन व्हीट का क्या होगा। व्हीट के अगर मैं सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में बात करूंगा तो क्या होगा, ये दबा के शेयर करेंगे ताकि मेरे को पता चलता रहे। कमेंट में मेरे को बताएंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ ओरिजिन व्हीट के बारे में बात करूंगा तो साउथ ईस्ट एशिया हमको ए नंबर के ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी नंबर के ऑप्शन में लिखा हुआ है साउथ वेस्ट एशिया, सी नंबर के ऑप्शन में दिखाई दे रहा है चाइना और डी नंबर के ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, साउथ अमेरिका दिखाई दे रहा है। तो पहले ही नंबर के ऑप्शन के बारे में पहला बात करता हूं। तो पहले ही नंबर के ऑप्शन में आप लोगों को मैं क्वेश्चन छुपा करके लेकर आया हूं, पिछले साल पीएटी के क्वेश्चंस को इसमें छुपा कर लेकर के आया कि धान का उत्पत्ति स्थान क्या है। तो
धान का उत्पत्ति स्थान, राइस का ओरिजिन प्लेस क्या होगा? साउथ ईस्ट एशिया होगा। क्या होगा? साउथ ईस्ट एशिया होगा। अगर मैं साउथ वेस्ट एशिया के बारे में बात करूंगा तो ये हमारे प्रमुख खाद्यान्न फसल है जिसका उत्पत्ति स्थान कहां पर है? साउथ वेस्ट एशिया में है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वीट कहते हैं, गेहूं कहते हैं। तो गेहूं की उत्पत्ति हुआ है कहां पर? साउथ वेस्ट एशिया में। अगर मैं तीसरे नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा, तीसरे नंबर के इंपॉर्टेंट ऑप्शंस के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो चाइना जो है ओरिजिन प्लेस है सोयाबीन का। किसका है? सोयाबीन का एक ओरिजिन प्लेस है। और इस सोयाबीन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है क्योंकि ये एक दलहनी फसल है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग तिलहनी फसल के रूप में करते हैं। साथ ही साथ भारत देश में सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन के तेल का इंपोर्टेड किया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अगर नहीं पूछा गेहूं की उत्पत्ति स्थान क्या है तो आपको क्या पूछेगा कि सोयाबीन की उत्पत्ति स्थान कहां पर है? तो सोयाबीन की उत्पत्ति स्थान कहां पर है? चाइना में है। अगर मैं भारत देश की प्रमुख सब्जी के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो प्रमुख सब्जी जो है हमारा क्या है? पोटैटो है। क्या है? पोटैटो। तो पोटैटो आलू की उत्पत्ति स्थान कहां पर हुआ है? साउथ अमेरिका में। कहां पर हुआ है? साउथ अमेरिका में। अगर मैं स्पेसिफिक जगह के बारे में बात करूं तो क्या होगा? ये पेरू होगा। क्या होगा? पेरू। तो 4 क्वेश्चंस में मैं एक क्वेश्चंस में भी आप लोगों को 4 क्वेश्चंस बता दे रहा हूं। ये सेंटर ऑफ ओरिजिन्स के बारे में हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। साउथ ईस्ट एशिया और साउथ वेस्ट एशिया, हमारे देश में सबसे ज्यादा जो फसल लगाया जाता है वो क्या है? धान है। दूसरे नंबर पर हम लोग अनाज वाली फसल के रूप में किसको लगाते हैं? गेहूं को लगाते हैं। तो पूरब में धान और पश्चिम में क्या होगा? गेहूं। आपको याद रखना है, पूरब में धान और पश्चिम में गेहूं। तो साउथ ईस्ट एशिया में धान रहेगा और साउथ वेस्ट एशिया में क्या रहेगा? हमारे लिए गेहूं का उत्पत्ति स्थान है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मैं यहां पर बताया। अगर मैं यहां पर तीसरे नंबर के क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा, किसके बारे में? तीसरे नंबर के क्वेश्चंस के बारे में कि संकर धान की बीज दर क्या होता है? संकर धान की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है? व्हाट इज द सीड रेट केजी पर हेक्टेयर ऑफ हाइब्रिड राइस? संकर धान के बारे में बात किया जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों। आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पिछले साल ही पीएटी के एग्जामिनेशंस में आया हुआ है। यहां पर आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। यहां पर लिखा गया है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या लिखा गया है? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यहां पर आपको हेक्टेयर की जगह पर एकड़ भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? एकड़ भी पूछा जा सकता है। तो दोनों क्वेश्चंस यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 1 हेक्टेयर में कितना बीज दर लगता है और 1 एकड़ में कितना बीज दर लगता है। यहां पर बात किया जा रहा है हाइब्रिड राइस की, संकर धान की यहां पर बात किया जा रहा है। अगर मैं संकर धान के बीज दर के बारे में देखूंगा तो यहां पर हमको ए नंबर के ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 12 से 15 किलोग्राम, बी नंबर के ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 50 से 60 किलोग्राम और सी नंबर के ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 80 से 100 किलोग्राम और डी नंबर के ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है? 5 से 6 किलोग्राम। तो संकर धान का बीज दर होता है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 12 से 15 किलोग्राम जो प्रति हेक्टेयर है, हमारा जो हाइब्रिड सीड का जो पैकेट्स आते हैं 5 किलोग्राम का एक पैकेट आता है और 3 पैकेट जो है 1 हेक्टेयर के एरिया के लिए पर्याप्त होता है। कितना है? कितना पैकेट? 3 पैकेट जो होता है प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। याद रखेंगे 1 हेक्टेयर के लिए 3 पैकेट, तो 3 पैकेट कितना किलोग्राम हो जाएगा? 15 किलोग्राम। तो यहां पर सीड रेट उसका क्या हो जाएगा? 12 से 15 किलोग्राम। अगर यही को मैं एकड़ में कन्वर्ट कर दूं, किस में कन्वर्ट कर दूं? एकड़ में कन्वर्ट कर दूं, तो ये डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 5 से लेकर के 6 किलोग्राम। क्योंकि बाजार में जब किसान धान खरीदने के लिए जाएगा तो 4 किलोग्राम तो उसको मिलेगा नहीं, कितना मिलेगा? 5 से 6 किलोग्राम मिलेगा। तो ये जो 5 किलोग्राम धान है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि 2.5 एकड़ बराबर क्या होता है? 1 हेक्टेयर होता है। अगर मैं सिंपल धान को लगाना चाहूंगा, कतार बोनी करूंगा, रोपा से लगाना चाहूंगा धान को, तो रोपा से लगाने के लिए, रोपाई करने के लिए बीज दर की आवश्यकता कितना होता है? 50 से 60 किलोग्राम। तो ये किसके लिए होगा? रोपा विधि के लिए। रोपा विधि के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा? 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर 5 से 6 किलोग्राम है तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर एकड़ हो जाएगा। अगर मैं 80 से 100 किलोग्राम वाले सी नंबर के ऑप्शन के बारे में बात करूंगा तो ये जब हम लोग ब्रॉडकास्टिंग कर रहे होते हैं, धान का छिटक करके बोनी कर रहे होते हैं, ड्राई फार्मिंग कर रहे होते हैं, उस समय पर हमको धान की बीज दर कितना आवश्यक होता है? 80 से लेकर के 100 किलोग्राम। तो अगर मैं क्या करूं, यहां पर ब्रॉडकास्टिंग करूं,
छिटक करके अगर धान को लगाना चाहूंगा तो 80 से 100 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होता है। तो यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन देख लिए, तो तीनों क्वेश्चन मैं समझ रहा हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में लिख लो, साथ ही साथ दबा के शेयर करो, अपने स्कूल के सारे ग्रुप है, सारे ग्रुप में इस लिंक को शेयर कर दो ताकि आपके सारे फ्रेंड के पास ये लिंक चला जाए और सारे के सारे बच्चे जुड़ सके, जिसमें मैं आपको PAT CUET के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन